नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास निर्मला भाग 10। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उनके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह न किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि बर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सकता तो उसकी बुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया और मैं न बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही। सुधा, ना भाई, मुझसे ये ना होगा। मैं पराए मर्द से नहीं बोल सकती, न जाने कैसे आदमी हो। निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं, और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं। जरा सा बोलने में क्या हानि है? अगर डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा, जो लोग हृदय के उदार होते हैं, क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को तो घूरने में किसी भी मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला, अच्छा ना बोलना, मैं ही बात कर लूंगी। घूरने लगे जितना उनसे घूरते बने। बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों चाट हो रहा है? कृष्णा, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुन लो। पीछे गप्पे लड़ाना बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? ये कहो, ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो तुझे भी ऐसा ही पुरुष मिलता। जरा बैठकर बातें करो। बुढ़े बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डेंगेल नहीं होते। कृष्णा, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहाँ नहीं बैठा जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा, सुना है दूल्हा की भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, अच्छा, कैसे मालूम? सुधा, मैंने सुना है, इसलिए चेता देती हूँ, चार बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही ना पाएंगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेंगी? सुधा, हाँ, सुना तो कुछ ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ाई करती रहती हैं। कृष्णा, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ गई, बारात आ गई। दोनों खिड़की के पास आ पहुंची। क्षण भर में निर्मला भी आ पहुंची। बर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुंचे? अरे बही, घोड़े पर तो हैं, देखती नहीं? सुधा, हाँ, देख तो रही हूँ। निर्मला, उन लोगों से मित्रता होगी शायद, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा, अब अगर भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे हैं वो तो दूल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है। निर्मला, दूसरे हाथी पर कौन बैठा है, समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो, दूल्हा का भाई नहीं हो सकता। उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री जी तो इस वक्त तो द्वार पूजा की फिक्र में हैं, नहीं तो उनसे ही पूछ लेती। संयोग से उसी वक्त नाई आ गया। संदूकों की कुंजियां निर्मला के पास थीं। इस वक्त तो द्वारचार के लिए कुछ रुपये की जरूरत थी, माता ने भेजा था। ये नाई भी पंडित तो मोटे राम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपये चाहिए? नाई, हाँ बहन जी, चल कर दे दीजिए। निर्मला, अच्छा, चलती हूँ। पहले ये तो बताओ, तुम दूल्हा के बड़े भाई को पहचानते हो? नाई, पहचानता काहे नहीं, वह क्या सामने तो खड़े हैं। निर्मला, कहाँ, मैं तो नहीं देखती। नाई, अरे वह क्या घोड़े पर सवार हैं, वही तो हैं। निर्मला ने चकित होकर कहा, अरे क्या कहते हो, घोड़े पर दूल्हा के भाई हैं? पहचानता भी है या अटकल से कह रहा है? नाई, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी तो जलपान का सामान दिए आता हूँ। निर्मला, लेकिन ये तो डॉक्टर साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। नाई, हाँ हाँ, वही तो डॉक्टर साहब। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता होगा। नाई, अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे। अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा। नाई के आने में देर हुई तो मोटे राम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे।
इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर के ही हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक उसे रुपये नहीं मिले। निर्मला, जरा यहाँ चले आइएगा शास्त्री जी, कितने रुपये दरकार हैं, अभी निकाल देती हूँ। शास्त्री जी भुनभुनाते और जोर जोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, ये बातों का समय नहीं, जल्दी से रुपये निकाल दो। निर्मला, लीजिए निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं? पहले ये तो बताइए कि दूल्हा के बड़े भाई कौन हैं? शास्त्री जी, राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या ना पहचानता था? निर्मला, नाई तो कहता है कि वह जो घोड़े पर सवार हैं वही हैं। शास्त्री जी, तो फिर किसे बता दे, वही तो हैं। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूँ पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर इसने ममता विनोद कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा तो तुम ही अब तक मेरे साथ ये त्रिया चरित्र खेल रही थीं। मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। ओफो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा, तो महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आती हो और कभी भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 दिन में ही उबल पड़ती। सुधा, अगर तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, तुम्हारे ऊपर ये सारा पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, ये ऐसी मायाविनी है, इससे डरती रहना। कृष्णा, मैं तो देवी के चरण धो धोकर माथे चढ़ाऊंगी, धन्य भाग्य कि इनके दर्शन हुए। निर्मला, अब मैं समझ गई, रुपये भी तुमने भिजवाए होंगे। अब वो सिर हिलाया तो सच कहती हूँ मार बैठूंगी। सुधा, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुंची। भला वहाँ वाले क्या कहते होंगे? सुधा, सबसे कहकर आई हूँ। निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी ना जाऊंगी, इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने से कौन सी बुराई हो गई, ना देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे, जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते हैं, मुंह से तो कुछ नहीं कहते पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला, अब तुम्हारे घर कभी ना जाऊंगी। सुधा, अब पिंड नहीं छूट सकता, मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी, मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी की ही बगल में डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर चिक की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा, इस विषय में तो कुछ कहना ही उचित नहीं। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वो कभी न उठे थे। बार बार ये जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करें, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवा से चली गई थी, भोजन की तैयारियां हो रही थीं। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा, बिट्टी, तुम्हें सुधा रानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी है। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। सामने डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाजा रोके खड़ी हूँ, कहीं भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल ना जाइएगा, बस मेरी यही विनय है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का भाग 10 यहीं पर समाप्त होता है। आगे के भाग सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं निर्मला उपन्यास के अगले भाग में।